वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये बात तो ठीक है कि जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैव विविधता का संरक्षण करें कैसे, कौन कौन सी विधियां हैं। तो जैव विविधता संरक्षण की विधियों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की कुछ मेथड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें जैव विविधता संरक्षण की विधियों की, यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की मेथड्स की, तो जैव विविधता संरक्षण की जितनी भी विधियां हैं उनको हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर 1, दो भागों में बांटते हैं हम। नंबर 1, स्व स्थाने यानी सेल्फ प्लेसेस, यानी अपने ही स्थान पर जिस जगह जैव विविधता पाई जाती है उसी स्थान पर उसको संरक्षित कर लिया जाता है, सेल्फ प्लेस। ठीक है। और दूसरा है बहिर्स्थाने, यानी जिस स्थान पर विविधता वाकई में पाई जाती है उस स्थान से हटा करके कहीं अन्य जगह पर ले जाकर के पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को संरक्षित करना, इसे बोलते हैं सेल्फ प्लेसेस। ठीक है। यानी जैव विविधता संरक्षण की जो दो विधियां हैं उसमें एक विधि के अंदर तो हम क्या करते हैं, जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, उनका जो नेचुरल हैबिटाट होता है, प्राकृतिक जो उनका निवास होता है, वहीं पर उनको हम संरक्षित कर लेते हैं। और दूसरी विधि में क्या करते हैं, वहां पे जो उनका नेचुरल हैबिटाट होता है, प्राकृतिक आवास होता है, वहां पर उनको संरक्षित करना संभव नहीं होता, इसलिए उनको वहां से हटा करके किसी अन्य जगह पर जो मानव के द्वारा निर्मित की गई कृत्रिम जगह है, वहां पर कृत्रिम आवास जो है वहां पर उनको संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें स्व स्थान यानी सेल्फ प्लेसेस
स्वस्थाने यानी सेल्फ प्लेसेस वाली जो जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं उन पर, तो उसके अंदर 4 चीजों पे हम चर्चा करेंगे। वो है नंबर 1 वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 2 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। नंबर 3 संरक्षित वन क्षेत्र यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया। और नंबर 4 आरक्षित वन क्षेत्र प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, आरक्षित वन क्षेत्र। ये आरक्षित वन क्षेत्र वाला जो है चौथा नंबर का, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए उचित रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने 4 बता दिए आपको स्वस्थाने सेल्फ प्लेसेस वाली संरक्षण की विधियां। अब हम बात कर रहे हैं बहिर्स्थाने यानी जो दूसरे स्थान पर, सेल्फ नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहां पे, बहिर्स्थाने यानी दूसरी जगह पर ले जा करके जो संरक्षण किया जाता है, उसके 2 तरीके हैं, 2 विधियां हैं उसमें भी। एक तो है प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, और दूसरा है वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। उद्यान का मतलब बगीचा, गार्डन। ठीक है, ये कुल मिलाकर के जैव संरक्षण की जो विधियां हैं, इनके बारे में हमने बात बताई। हमने आपको बताया कि जैव विविधता संरक्षण की जो विधियां हैं उनको हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर 1 स्वस्थाने यानी सेल्फ प्लेसेस यानी उसी स्थान पर, उसी स्थान का मतलब क्या है, जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटाट है, उसी जगह पर उनका संरक्षण करना। और दूसरा होता है बहिर्स्थाने यानी आउटर प्लेसेस, यानी उन स्थानों पर जो कि मानव निर्मित हैबिटाट है, मानव निर्मित आवास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते समय हम एक एक करके ये जितने भी हमने चर्चा की है, स्वस्थाने वाले ये 4 और बहिर्स्थाने वाले ये 2, यानी कुल मिलाकर के ये 6 विधियां जो है जैव विविधता के संरक्षण की, इन 6 विधियों पर अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य पर यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। सवाल उठता है कि वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका मतलब क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य किसको कहते हैं? देखिए, वन्य जीवों, वनों में रहने वाले जीवों तथा पादपों यानी पेड़ पौधों के संरक्षण के मकसद से सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। एक अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका मकसद क्या था? वन्य जीवों और पादपों के संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण करना। इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें लोगों का घर बनाकर रहने की मनाही होती है। पहली चीज इंपॉर्टेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें लोगों के द्वारा घर बनाकर रहने की मनाही होती है, परंतु स्वदेशी लोगों के लिए पशु चराने, जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं वहां के, उनके लिए पशु चराने यानी ग्रेजिंग, ईंधन हेतु लकड़ी संग्रहित करने यानी फायरवुड कलेक्शन जैसी कुछ जो गतिविधियां हैं तथा पर्यटन संबंधी कुछ मानवीय जो गतिविधियां होती हैं, उनकी अनुमति होती है। यानी ये वो क्षेत्र हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर लोग घर बनाकर तो नहीं रह सकते, लोगों के घर बनाकर रहने की तो मनाही होती है, परंतु
पशु चराने यानी ग्रेजिंग की, ईंधन हेतु लकड़ी इकट्ठे करने यानी फायरवुड के कलेक्शन करने, और पर्यटन संबंधी कुछ जो गतिविधियां होती हैं उनकी परमिशन होती है, उनकी अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा घोषित वह क्षेत्र जिसमें लोगों का घर बना करके रहने की तो मनाही होती है, परंतु उनको स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को पशु चराने यानी ग्रेजिंग की, ईंधन हेतु लकड़ी संग्रहित करने यानी फायरवुड कलेक्शन की, और पर्यटन संबंधी जो कुछ गतिविधियां होती हैं उनकी अनुमति होती है। इसको कहते हैं हम वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंग्रेजी में। ठीक है। अच्छा, वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो श्रेणी है, श्रेणी के हिसाब से जो हमने दूसरा बताया था राष्ट्रीय उद्यान, जो अब अगली स्टेप पे हम बताएंगे विस्तार से, राष्ट्रीय उद्यान से छोटा होता है, नेशनल पार्क से छोटा होता है। अगर सवाल आ जाए कभी कि नेशनल पार्क का जो कैटेगरी होती है वो बड़ी होती है या वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कैटेगरी बड़ी होती है, तो हमारा जवाब होगा कि राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी बड़ी होती है, वन्य जीव अभयारण्य छोटा होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कैटेगरी जो उसका जो कैटेगरी होती है, उसकी जो श्रेणी होती है वो छोटी होती है। कैसे पता लगा छोटी होती है? क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है, उसको प्रमोट करके, पदोन्नत करके और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में उसको बढ़ाया जाता है। कभी भी नेशनल पार्क रिवर्स हो करके उल्टा वन्य जीव अभयारण्य नहीं बनता। वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है, उसको प्रमोट करके, उसको आगे बढ़ा करके, उसको पदोन्नत करके और राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, नेशनल पार्क बनाया जाता है। हमारे देश में तकरीबन 543, कितने? 543, 543 वन्य जीव अभयारण्य है। ये संख्या याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर लगभग 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और इनमें से करीब 25 राजस्थान में है। वैसे आपकी बुक में 30 दी हुई है, तो आप देख लें, कंफ्यूजन है। 25 वैसे हैं, ठीक है। पूरे देश के अंदर 543 वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और इनमें से हमारे राजस्थान के अंदर तकरीबन 25 जो हैं वो आती हैं। बुक में 30 दी हुई है। खैर, कोई खास बात नहीं, मिसिंग हो सकता है, मिसप्रिंट भी हो सकता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें इस मामले में। हमारे हिसाब से 25 है, बाकी आप 30 भी लिख सकते हैं कभी। चलिए, वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य का मतलब हम आपको समझा चुके हैं। क्या होता है मतलब? वन्य जीवों तथा पादपों के संरक्षण के मकसद से सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें लोगों का घर बनाकर रहना मना होता है, परंतु स्थानीय लोगों के लिए, स्वदेशी का मतलब यहां स्थानीय है, स्थानीय लोगों के लिए पशु चराने यानी ग्रेजिंग, ईंधन हेतु लकड़ी एकत्रित करने यानी फायरवुड कलेक्शन, तथा पर्यटन संबंधी कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, परमिशन होती है। उसको हम कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, श्रेणी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से छोटा होता है। हमारे देश में करीब 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से करीब 24 राजस्थान में है।
वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यान पर, यानी जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? देखिए, वही बात है पहले जैसी, वन्य जीवों तथा पादपों के संरक्षण के मकसद से सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना ये भी याद रहना चाहिए आपको, 1972 में। ठीक है, तो वन्य जीवों तथा पादपों के संरक्षण के मकसद से सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें लोगों के घर बनाकर रहने, पशुओं की चराई यानी ग्रेजिंग, वन्य जीवों का शिकार यानी हंटिंग, अतिक्रमण जमीन को दबा लेना, अतिक्रमण करना एंक्रोचमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, खेती यानी कल्टीवेशन फार्मिंग खेती करना, और वानिकी फॉरेस्ट्री यानी पौधे लगाना, अपने लाभ के लिए किसी विशेष प्रकार के पौधे लगाना, वानिकी जैसी सभी मानवीय गतिविधियों पर सख्त मनाही होती है, सख्त रोक होती है। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव अभयारण्य में क्या डिफरेंस आ रहा है? राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तो सभी चीजों पे रोक है, चाहे से घर बना करके रहने की बात हो, चाहे पशुओं की चराई की बात हो, चाहे शिकार की बात हो, चाहे अतिक्रमण की बात हो, चाहे खेती की बात हो, चाहे वानिकी की बात हो यानी फॉरेस्ट्री की बात हो। वानिकी या फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक ही तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं किसी इलाके के अंदर उसको वानिकी या फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना, इन सब पे रोक होती है। लेकिन जब हम वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि ऐसा क्षेत्र जहां पर लोगों के घर बना करके रहने की मनाही हो, शिकार की भी मनाही हो, लेकिन पशु चराने की मनाही ना हो, लकड़ी इकट्ठा करने की, जलाने की, जो लकड़ी इकट्ठे करते हैं उसकी इकट्ठा करने की मनाही ना हो, या छोटा मोटा पर्यटन के लिए मूवमेंट जो होता है उसकी मनाही ना हो। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर घर बनाने की भी मनाही है तो पशुओं को चराने की भी मनाही है, बाकी चीजें तो सबकी है ही। ठीक है ना, तो एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है वन्य जीवों तथा पादपों के संरक्षण के मकसद से। उद्देश्य तो सभी चीजों का वही है कि वन्य जीवों और पादपों का, पेड़ पौधों का संरक्षण होना चाहिए, और इसी मकसद से सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। और इसी वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें लोगों के घर बनाकर के रहने, पशुओं की चराई यानी ग्रेजिंग, शिकार यानी हंटिंग, अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट, खेती यानी कल्टीवेशन या फार्मिंग, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री आदि जैसी सभी मानवीय गतिविधियों पर सख्त मनाही होती है, सख्त रोक होती है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब देखिए, हमारे देश के अंदर फिलहाल 103 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। आपकी बुक में 102 लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे देश में यानी भारत में फिलहाल करीब 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, और इन 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से करीब चार जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो राजस्थान में, हमारे राज्य राजस्थान में। ठीक है, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जो राजस्थान में स्थित हैं? वो है नंबर 1 मरु राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 4 सरिस्का
राष्ट्रीय उद्यान। ये चार जो हैं, मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव यानी घना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये जो चारों राष्ट्रीय उद्यान हैं ये राजस्थान में मौजूद हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में है 103, बुक में आपके दिया हुआ है 102, तो 102 103 विवेक का इस्तेमाल करके जैसा भी सवाल में ऑप्शन हो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कुल संख्या 103 है भारत के अंदर, उनमें से राजस्थान के अंदर 4 हैं और चारों के नाम हमने आपको बता दिए। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक एक करके राजस्थान में मौजूद इन चारों राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि आपको दे नहीं रखी जानकारी, लेकिन आपके ज्ञानवर्धन के लिए बेहद आवश्यक है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान पर। मरु राष्ट्रीय उद्यान पर, मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये उद्यान राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, जो कि करीब 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर। मरु राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश जो भाग है वो जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उस जैसलमेर जिले के अंतर्गत इस मरु राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग आता है, तथा कुछ भाग जो है वो बाड़मेर जिले के अंतर्गत भी आता है। यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात आए कि ये कहां पर स्थित है, तो अधिकांश भाग तो उसका जैसलमेर में है और थोड़ा सा भाग बाड़मेर में भी है। तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को लिखेंगे, और अगर बाड़मेर ऑप्शन में, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ऑप्शन में हो, तो क्योंकि ज़्यादा भाग जैसलमेर में है तो जैसलमेर को हमें टिक करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, जैसलमेर और बाड़मेर साथ साथ ही आएंगे। चलिए, अब ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 8 मई 1981 को 1981 को की गई थी। इस नेशनल पार्क में, इस राष्ट्रीय उद्यान में हमें डायनासोर के अंडे मिले थे। डायनासोर एक विलुप्त जंतु है जो कि वर्तमान में इसका कोई भी प्रतिनिधि जीवित नहीं है। बहुत बड़ा विशालकाय जंतु हुआ करता था। ठीक है ना। तो ये जो उद्यान है मरु राष्ट्रीय उद्यान, इस इलाके में डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए थे। इन अंडों को सुरक्षित रखा हुआ है, वहां पर एक फॉसिल पार्क बनाया हुआ है, वहां पे रखा हुआ है, लोग देखने के लिए भी आते हैं वहां पे। ठीक है। और ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये काले हिरण के लिए गोंडावन जो पक्षी है, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, राज्य पक्षी भी है गोंडावन, इसका चित्र भी हमने आपको दिखाया था। तो काले हिरण के लिए, गोंडावन के लिए और चिकारा, ये भी एक जंतु है, लोमड़ी और सांप, इनके लिए भी ये मरु राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है। खासतौर पर गोंडावन के लिए प्रसिद्ध है, बाकी सबके लिए भी प्रसिद्ध है। काले हिरण भी यहाँ पाए जाते हैं, चिकारा भी पाया जाता है, लोमड़ी भी पाई जाती है और सांप भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये संक्षिप्त जानकारी मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने दी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का तो है ही, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और बाड़मेर और जैसलमेर दोनों डिस्ट्रिक्टों में ये आता है। अधिकांश भाग जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ भाग बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। इसकी स्थापना 8 मई 1981 को की गई थी, और इस उद्यान से हमें डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। और यह उद्यान काले हिरण के लिए, राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावन के लिए, चिकारा के लिए, लोमड़ी के लिए और सांपों के लिए भी प्रसिद्ध है। मरु राष्ट्रीय उद्यान के बाद में अब हम बात करते हैं केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये है कहां पर।
केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी का मतलब है वो पक्षी जो दूसरे देश से आते हैं, साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं, साइबेरियन सारस भी कहते हैं, जिसे हम कुर्जा भी कहते हैं, कुर्जा, बिंदी आती है, कुर्जा, इस तरह का दिखता है साइबेरियन सारस या कुर्जा, इस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष साइबेरियन सारस यहां पर प्रजनन के लिए आते हैं। यह पक्षी, ये जो साइबेरियन सारस है, साइबेरियन क्रेन है, या जिसको हम कुर्जा भी कहते हैं, यह पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों के मौसम में यहां भारी संख्या में प्रजनन के लिए आते हैं, ब्रीडिंग के लिए आते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं और गर्मियों में वापस लौट जाते हैं। गर्मियों में वापस चले जाते, सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में चले जाते हैं। यह जो उद्यान है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरे एशिया महाद्वीप का, हम जानते हैं कि पूरा विश्व में 7 महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली। ये जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूरे एशिया महाद्वीप की, एशिया कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। यानी वो जगह है जहां पे पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। साइबेरियन क्रेन या कुर्जा के अलावा यह जो उद्यान है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये अजगर के लिए और लाल गर्दन वाले तोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। पैरट, लाल गर्दन वाले तोते, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कुल मिला के केवलादेव घना जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर में स्थित है और यहाँ पर प्रवासी जो पक्षी है साइबेरियन सारस, जिसे हम साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं या कुर्जा भी कहते हैं, ये हर वर्ष सर्दियों में यहाँ पे आते हैं प्रजनन के लिए और गर्मियों में वापस लौट जाते हैं। ये जो उद्यान है, ये पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये साइबेरियन क्रेन के अलावा, कुर्जा के अलावा, ये अजगर के लिए, बड़े बड़े अजगरों के लिए और लाल गर्दन वाले जो तोते हैं, उनके लिए भी ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बाद में अब हम चर्चा करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पर, रणथंभौर नेशनल पार्क पर। ये जो नेशनल पार्क है रणथंभौर का, यह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। देखो, मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित था? जैसलमेर और बाड़मेर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे था? वो भरतपुर में था। और ये जो रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में जो स्थित है, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर के लिए यानी बाघ के लिए, बाघ कैसा होता है? धारी वाला, वो हमने बता दिया है आपको। चीता और बाघ में भी अंतर बता दिया है आपको, ठीक है। टाइगर के लिए यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। यानी बाघों के संरक्षण के लिए जो परियोजना बनाई गई थी, वो पहली परियोजना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान की, भारत की नहीं, राजस्थान की। भारत के हिसाब से देखें तो यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी है। पहला तो है, राजस्थान का पहला है, लेकिन भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और इस उद्यान को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर्स यानी बाघों की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले चौथे और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, अलवर जिले में स्थित है।
और ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। पहला कौन सा था? रणथंभौर वाला। ये दूसरा है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। और ये जो उद्यान है सरिस्का वाला, ये बाघों के अलावा, बाघों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, टाइगर के लिए तो है ही, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट नाम आ रहा है पहले से ही, तो बाघों के अलावा हरे कबूतर भी यहां पाए जाते हैं, तो हरे कबूतरों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? अलवर जिले में। इसकी खास बात क्या है कि राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, बाघों के संरक्षण की परियोजना है। ठीक है। और बाघों के अलावा यहां पर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं, उनके लिए भी ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा के बाद में, राजस्थान के नेशनल पार्क्स की चर्चा के बाद में, अब हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर, नेशनल पार्कों पर। इसमें हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, नंबर 2 वो राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, और नंबर 3 वो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1। नंबर 1 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पहला सवाल तो ये उठता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जवाब है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नंबर 2 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वही सवाल वापस से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर। यानी बांधवगढ़ और कान्हा दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं, और दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, और दोनों के दोनों ही टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वो बांधवगढ़ था, ये बांदीपुर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये कर्नाटक में है, और ये भी टाइगर के लिए ही प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नंबर 4 गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में मौजूद है, गुजरात में है। और जो एशियाटिक सिंह है, एशियाई शेर है, सिंह है, उसके लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था ना एशियाई सिंह कैसा होता है, दाढ़ी सी होती है, चित्र दिखाया था आपको। तो ये गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाटिक सिंह के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 5 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में मौजूद है, आसाम में स्थित है, और ये भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय गेंडे के लिए। इंडियन राइनो, गेंडे को बोलते हैं राइनो, तो भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम वाला। क्लियर। नंबर 6 पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में, यानी केरल के अंदर मौजूद है, और ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। केरल में हाथी बहुत पाए जाते हैं। ठीक है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में मौजूद है, और यहां पर एशियाई हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। नंबर 7 दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, लोग अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं कुछ न कुछ। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और क्यों प्रसिद्ध है ये? कश्मीरी बारासिंघा। बारासिंघा एक जानवर होता है जिसके सींग 12 होते हैं, एक सींग में से कई सींग निकले होते हैं, 12 सींग होते हैं, इसलिए इसको बारासिंघा कहते हैं। ठीक है। कश्मीरी बारासिंघा के लिए यह उद्यान प्रसिद्ध है। बारासिंघा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैग, STAG, स्टैग। कश्मीरी स्टैग के लिए या कश्मीरी बारासिंघा के लिए ये प्रसिद्ध है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर।
8वां है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन, जब भी सुंदरवन आ जाए तो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जगह जो है वो पश्चिमी बंगाल में, तो याद रखिएगा सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान वो पश्चिमी बंगाल के अंदर है और ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर हम इस लिस्ट पे गौर करें, जिस पे अभी हमने आपसे चर्चा की है, इस लिस्ट में 4 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से हैं ये 4, ये नोट कीजिएगा। सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा टाइगर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इस तरह से घुमा करके आ जाता है। तो कौन कौन से हैं टाइगर के लिए प्रसिद्ध? बांधवगढ़ ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बांदीपुर ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और अभी हमने बताया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 8 जो हमने बताया, 8 में से 4 तो टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बाकी की जो 4 बचे उन पे भी गौर कर लें। एक है शेर के लिए, एशियाटिक शेर, एशियाई शेर, सिंह, उसके लिए प्रसिद्ध, वो है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध, इंडियन राइनो के लिए प्रसिद्ध, वो है आसाम का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और एक है एशियाई हाथी के लिए, एलिफेंट के लिए, वो कौन सा है? वो है केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा वो है कश्मीरी बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध। कश्मीरी शब्द हटा देगा क्वेश्चन वाला, सिर्फ बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध बोलेगा। तो वो कहाँ पे है? तो कश्मीर में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, क्लियर? तो ये भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक था। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, इन दोनों की चर्चा तो हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे संरक्षित वन क्षेत्र पर यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया पर। यहां पे परिभाषा जो हम देंगे उसमें मामूली सा अंतर है। अंतर क्या है? अब तक हम जो बात कर रहे थे वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करते थे, चाहे से वो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो चाहे राष्ट्रीय उद्यान की बात हो। दोनों में हम अधिनियम कौन सा लेते थे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लेकिन संरक्षित वन क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है, इसके अंदर हम दूसरा अधिनियम की बात करेंगे, वो है भारतीय वन अधिनियम 1927, अंग्रेजों के समय का। ठीक है, संरक्षित वन क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित वह क्षेत्र है जिसमें सभी मानवीय गतिविधियां, इंपॉर्टेंट है ये चीज, सभी मानवीय गतिविधियां जैसे पशुओं की चराई, शिकार, पशु की चराई को बोलते हैं ग्रेजिंग, शिकार यानी हंटिंग, अतिक्रमण यानी एंक्रोचमेंट, किसी की जमीन दबा लेना, खेती कल्टीवेशन या फार्मिंग, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री आदि पर रोक होती है जब तक कि अलग से स्पष्ट ना किया जाए। क्लियर? संरक्षित वन क्षेत्र रिजर्व्ड, नाम ही रिजर्व है, रिजर्व का मतलब आरक्षित है, वो संरक्षित है, पूरी तरह से संरक्षित है वो। यानी इस क्षेत्र के अंदर ये संरक्षित जो वन क्षेत्र है ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत बनाए गए हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां, टोटल मानवीय गतिविधियां, उन पर रोक होती है जब तक कि अलग से नहीं लिख करके बता दिया जाए, जब तक कि अलग से परमिशन ना दे दी जाए। सभी मानवीय गतिविधियां, चाहे से वो पशुओं की चराई हो, चाहे वो शिकार हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे खेती हो, चाहे वानिकी हो, सभी पर रोक होती है। यहाँ पे संरक्षित वन क्षेत्र में या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में दो ही बातें समझने की है। पहली चीज़ तो ये है कि ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि
इस क्षेत्र के अंदर सभी मानवीय गतिविधियां, हर तरह की मानवीय गतिविधियां जो होती हैं उन पर रोक होती है जब तक कि अलग से कोई परमिशन या अलग से कोई क्लोज लिखा ना जाए। क्लियर? संरक्षित वन क्षेत्र यानी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के बाद में अब हम इससे मिलते जुलते ही दूसरे एरिया पे बात करेंगे जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। वो है आरक्षित। संरक्षित और आरक्षित में देखने में एक जैसे नजर आते हैं। संरक्षित को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिजर्व्ड। जैसे कोई सीट हम रिजर्व कर लेते हैं ना, उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ठीक है? यह है आरक्षित यानी प्रोटेक्टेड, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्टेड। आरक्षित वन क्षेत्र, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, यह क्या होता है? बिल्कुल लगभग वो की वो बात है। संरक्षित वन क्षेत्र और आरक्षित वन क्षेत्र, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में मामूली सा अंतर है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि संरक्षित वन क्षेत्र जो होता है उसके अंदर तो सभी मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है जब तक कि अलग से कुछ परमिशन ना दे दी जाए, जबकि आरक्षित वन क्षेत्र में उल्टा होता है। आरक्षित वन क्षेत्र में यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में सभी मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, रोक नहीं होती है, अनुमति होती है, परमिशन होती है, जब तक कि अलग से कोई बात स्पष्ट ना की जाए, जब तक कि अलग से कोई रोक ना लगा दी जाए। ठीक है? तो आरक्षित वन क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई? भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें सभी मानवीय गतिविधियों जैसे पशुओं की चराई ग्रेजिंग, शिकार हंटिंग, अतिक्रमण एनक्रोचमेंट, खेती कल्टीवेशन, वानिकी फॉरेस्ट्री आदि की अनुमति होती है, जब तक कि अलग से स्पष्ट ना हो जाए, स्पष्ट ना किया जाए। इसमें हंटिंग वाला गड़बड़ है, हंटिंग की नहीं होती अनुमति। ठीक है? शिकार की नहीं होती, बाकी सबकी अनुमति होती है। शिकार की भी नहीं होती, अतिक्रमण की भी नहीं होती होने को तो। ठीक है ना? खेती कर सकता है, वानिकी कर सकता है, पशुओं की चराई कर सकता है। शिकार और अतिक्रमण तो वैसे ही इलॉजिकल है, गड़बड़ है, तो इसकी नहीं होती है। ठीक है ना? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित वह क्षेत्र जिसमें सभी मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है जब तक कि अलग से स्पष्ट ना किया जाए। अलग से स्पष्ट में ये बातें आ जाएंगी, शिकार और अतिक्रमण, ये अलग से स्पष्ट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की जो विधियां हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, स्वस्थाने और बहिर्स्थाने, यानी अपने ही स्थान पर और अपने स्थान के अलावा। स्वस्थाने के अंदर हमने 4 बातें आपको बताई थी, 4 विधियां, 4 मेथड बताए थे। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, संरक्षित वन क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, आरक्षित वन क्षेत्र प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। इसकी हम सबकी, इन सबकी हम बातचीत कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बहिर्स्थानों की, यानी उन स्थानों पर प्राकृतिक हैबिटाट जो है, प्राकृतिक आवास जो हैं जंतुओं की और पौधों की, उनकी बजाय मानव द्वारा निर्मित जो आवास हैं उनके ऊपर जो हम संरक्षण करते हैं जैव विविधता का, उन पर इसके अंदर 2 बातें आ जाती हैं, 2 विधियां आ जाती हैं। एक तो आता है प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन, और दूसरा आता है वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन। एक एक करके हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्राणी उद्यान पर यानी जूलॉजिकल गार्डन पर। सवाल उठता है कि प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन आखिर होता क्या है? देखिए, वह स्थान जहां पर जीव जंतुओं को बाड़ों में यानी पिंजरों में रखा जाता है,
उसको हम प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन को हम सामान्य भाषा में जू, ZOO जू, या हिंदी में चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि प्राणी उद्यान में, जूलॉजिकल गार्डन्स के अंदर जीव जंतुओं को आखिर क्यों रखा जाता है? तो उसके दो मुख्य कारण हैं, दो मुख्य मकसद से रखा जाता है उन को। पहला मकसद है आम जनता के सामने प्रदर्शन करना, आम जनता के सामने उन चीजों को उनको दिखाना। और दूसरा मकसद होता है जो लुप्त प्राय हो गए हैं प्राणी, लुप्त प्राय का मतलब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, प्राकृतिक आवासों में, जंगलों में जो सामान्य, जो उनका जो प्राकृतिक आवास हैं वहां पे वो नष्ट हो गए हैं और उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनकी संख्या तेजी से घट रही है। ठीक है, तो लुप्त प्राय श्रेणी के या प्राकृतिक आवासों में जो विलुप्त हो गए हैं उस श्रेणी के जो जीव जंतु हैं उनका प्रजनन कराना। ठीक है, ये मकसद, दो मकसद होते हैं ये वाले। ठीक है, अब आम जनता के सामने प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? उसके भी तीन मकसद है। आम जनता के सामने प्रदर्शन का पहला मकसद है कि जीव जंतुओं के बारे में आम जनता को जानकारी देना। दूसरा मकसद होता है प्रदर्शन का आम जनता के सामने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। और तीसरा मकसद होता है आम जनता के सामने प्रदर्शन का, वो होता है वन्य जीवों के प्रति लोगों के मन में लगाव पैदा करना। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन या जू या चिड़ियाघर आखिर क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो स्थान जहां पर जीव जंतुओं को बाड़ों में यानी पिंजरों में रखा जाता है। दो मुख्य मकसदों से रखा जाता है। पहला मकसद होता है आम जनता के सामने उनका प्रदर्शन करना। दूसरा मकसद होता है जो लुप्त प्राय जो जीव जंतु हैं उनका प्रजनन करवाना। ठीक है, और आम जनता के सामने जो प्रदर्शन करते हैं उसके भी तीन मकसद होते हैं। पहला तो ये कि जीव जंतुओं के बारे में लोगों को जानकारी देना। दूसरा होता है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। और तीसरा होता है वन्य जीवों के प्रति लोगों के मनों में प्रेम पैदा करना, लगाव पैदा करना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी प्राणी उद्यान की यानी जूलॉजिकल गार्डन की। अब हम बात करते हैं वनस्पति उद्यान पर यानी बॉटनिकल गार्डन पर। प्राणी उद्यान में तो क्या जीव जंतु होते हैं और वनस्पति उद्यान में यानी बॉटनिकल गार्डन में क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। क्लियर? अब देखिए, वनस्पति उद्यान की स्थापना प्राकृतिक रूप से लुप्त प्राय जो कि लगभग लुप्त होने वाली हैं और संकटापन एंडेंजर्ड जो पादप की प्रजातियां हैं, दो तरह की श्रेणियों की बात हो रही है। एक तो लुप्त प्राय की हो रही है और एक संकटापन्न की बात हो रही है। तो वनस्पति उद्यान की या बॉटनिकल जो गार्डन है उसकी स्थापना प्राकृतिक रूप से लुप्त प्राय एवं संकटापन्न पादप प्रजातियों के संरक्षण के लिए बीज बैंक के रूप में की जाती है। बीज बैंक के रूप में की जाती है। वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन का उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय और संकटापन्न पादप की जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए बीज बैंक का काम करना, यानी उनके बीजों को सुरक्षित रखना, बीज बनाना और उनको सुरक्षित रखना। क्लियर? पूरे संसार में, पूरे विश्व में तकरीबन 1600 यानी 1600 वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन है। भारत का एक प्रमुख वनस्पति उद्यान है जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस उद्यान। सवाल आ सकता है कि अगर जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान लिखा हुआ जाएगा तो आप पहचान जाएंगे। सवाल इस तरह से आ सकता है कि भारत में जो एक प्रमुख वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन है, उसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर लिखा गया है, रखा गया है? तो हम बोलेंगे जगदीश चंद्र बोस के आधार पर।
ठीक है। अब सवाल आधा भी आ सकता है कि भाई जगदीश चंद्र बोस उद्यान कहां पर है, तो हम कह देंगे पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में हावड़ा जिले के शिवपुर जो जगह है वहां पर स्थित है। ठीक है। पूरे विश्व में 1600 वनस्पति उद्यान है, 1600 वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन है। और भारत में भी एक वनस्पति उद्यान है जो महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। उसका नाम है जगदीश चंद्र बोस उद्यान, जो कि पश्चिमी बंगाल राज्य में हावड़ा जिले के और शिवपुर नाम का जो स्थान है वहां पर स्थित है। ठीक है। और ये जो स्थान है जगदीश चंद्र ये जो गार्डन है जगदीश चंद्र बोस उद्यान, ये उद्यान करीब 269 एकड़ में फैला हुआ है। एकड़ बार बार में कभी गणित में आता है, तरह तरह से आपके जीवन में ये इस शब्द का उल्लेख होगा। एकड़ क्या चीज है? एकड़ जमीन को नापने की एक अमेरिकी यूनिट है, अमेरिकी पैमाना है, अमेरिकी इकाई है। देखने में लगता है हिंदुस्तानी है, लेकिन ये एकड़ जो है ना हकीकत में अमेरिकन यूनिट है, अमेरिकी इकाई है जमीन को नापने की। जमीन को नापा जाता है एकड़ के अंदर। अब 1 एकड़ का मतलब क्या होता है? खेतों की जब नपाई होती है तो एकड़ बोलते हैं उसको। 1 एकड़ का मतलब होता है 4047 वर्ग मीटर। 1 एकड़ के अंदर कितना क्षेत्रफल शामिल होता है, कितनी जमीन शामिल होती है? 4047 वर्ग मीटर। इस क्षेत्रफल को हम कहते हैं 1 एकड़। और एकड़ क्या है? अमेरिकी यूनिट है जमीन को नापने की। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बार बार आएगा, आगे वाली क्लासों में भी आएगा। आपके यहाँ भी जो आसपास ज़मीनें हैं उनकी जो नाप होती है वो एकड़ में आती है। ठीक है ना। तो एकड़ का मतलब आप याद रखें, एकड़ का मतलब होता है 4047 मीटर का जो क्षेत्रफल है वो। और एक यहाँ पे थोड़ी जानकारी और दे देते हैं, एक शब्द और आता है बीघा। हालांकि आपके कोर्स में नहीं, लेकिन जानकारी दे देते हैं। बीघा, बीघा, घैसे घड़ी यहाँ बना देता हूँ। बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा जमीन के अंदर आता है ये नाम, आपने सुना होगा। 1 बीघा के अंदर 3025 वर्ग मीटर होते हैं। 3025 वर्ग मीटर। एकड़ में कितने होते हैं? 4047। स्पष्ट है कि बीघा छोटा होता है और एकड़ बड़ा होता है। बीघा और एकड़ दोनों के दोनों जमीन को नापने की इकाई हैं, यूनिट हैं, पैमाना है। ठीक है। बीघा में 3025 वर्ग मीटर आता है क्षेत्रफल और एकड़ के अंदर 4047 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल आता है। चलिए, ये तो जनरल बात हो गई। यहाँ पे जाते जाते आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी और दे दें कि एक चीज और होती है, आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट का मतलब होता है शिकार, निषेध का मतलब होता है प्रतिबंधित, क्षेत्र का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यानी वो क्षेत्र जहां पर शिकार करने की मनाही होती है। ठीक है। तो राजस्थान में 4 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। इस पे सवाल आ सकता है कभी कि राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, तो उनकी संख्या है 4। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे